Assalamualaikum. Welcome to my channel Education at Ease. Today I am going to start the explanation of chapter 2 solving a biological problem. First of all हम ये देखेंगे कि chapter 2 में हमने पढ़ना क्या है, सीखना क्या है। बेसिकली इसमें हमारे पास 5 चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं। Number 1 is biological method. Number 2 is scientific problem, which is included hypothesis, reduction and experiments. Then theory, law and principle. और इसके बाद कुछ topics हैं जो कि हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। उनमें है data organization और data analysis और mathematics as an integral part of the scientific process. तो biological method की अगर हम definition देखें तो वो है the system of advancing knowledge by formulating question, किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना, एडवांस करने के लिए अपनी नॉलेज को, उस क्वेश्चन के बारे में कलेक्शन करना डेटा और उस डेटा को कलेक्ट करना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और देन उसको टेस्टिंग करना, हाइपोथेटिकल आंसर देना लिविंग थिंग्स के बारे में, उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। क्योंकि हम इसे बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो हम इसे बायोलॉजिकली ही यूज़ करेंगे। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर हम दूसरे साइंसेस की तरफ देखते हैं, लाइक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो हम उसे जस्ट साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं, हम इसे वहाँ बायोलॉजिकल मेथड नहीं कहते। कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस बायोलॉजिकल मेथड में, ये आपको फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले तो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, देन आपने उसको रिलेट करना है ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस नॉलेज के साथ, कि उस प्रॉब्लम के बारे में प्रीवियसली हमारे पास क्या लिटरेचर मौजूद है और हम अब न्यू क्या ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। देन हमने हाइपोथेसिस देना है, हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना है। दो तरह से हाइपोथेसिस की एक्सप्लेनेशन होती है, रीजनिंग होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन उस एक्सप्लेनेशन के बाद हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हमने डेटा कलेक्शन और डेटा एनालाइज करना है, जो भी हमें उस एक्सपेरिमेंट से डेटा मिलने जा रहा है। उस डेटा को एनालाइज और कलेक्ट करने के बाद अगर हमें वो डेटा सपोर्ट करता है हाइपोथेसिस को, जो हमने हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में दिया था, तो हम उसे थ्योरी का नाम देंगे। और अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो हम उसके लिए अगेन हाइपोथेसिस देंगे, अगेन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है। देन हम उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड के बारे में कुछ क्वेश्चंस के सेट्स को सॉल्व करना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। और ये प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, इकोलॉजिकल, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि प्रॉब्लम्स किस टाइप की हैं, किस तरह से स्टडी की जा रही है। साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं मेथड को, वो मेथड सेम रहता है और वो लॉजिकल होना चाहिए और सपोर्टेड बाय एविडेंसेस होना चाहिए। हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं मलेरिया की। ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ रही है मैन की सदियों से। हम क्योंकि फेमिलियर हैं इस डिज़ीज़ से, हमें नो हाउ है कि व्हाट इज़ मलेरिया या इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या इससे प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या किस तरह से स्प्रेड होता है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है। जब पहले ज़माने में इसके बारे में कोई नो हाउ नहीं थी तो यही समझा जाता था कि जो मलेरिया है वो किसी बैड एयर की वजह से है। बैड एयर से मुराद यहाँ पॉल्यूटेड एयर है। तो ये प्रॉब्लम जो है साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की, इसका रीज़न बताया, और वो ये तमाम चीज़ें इन्होंने जो भी दिया, अपना हाइपोथेसिस, डिडक्शन या एक्सपेरिमेंट किया, वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए किया। देन हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप था ऑब्जर्वेशन का। आफ्टर रिकग्नाइजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हम ऑब्जर्वेशन जो है वो किस तरह करते हैं, कितने टाइप्स की है और ये है क्या। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ऑब्जर्वेशन जो है वो एक स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज होती है जो कि हमें हमारी सेंसेस के थ्रू या कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट के थ्रू हम गेन कर सकते हैं। अगर हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव होती है। और अगर हम कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो आती है हमारे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में।
यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को। क्वांटिटेटिव डेटा रेफर्स टू मेजरेबल ऑब्जर्वेशंस, ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो कि मेजरेबल हो, जिन्हें हम मेजर कर सकें किसी भी टूल या इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट के। और जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो रेफर करता है ऑब्जर्वेशन यूजिंग 5 सेंसेस, जो हमारे पास नेचुरली 5 सेंसेस मौजूद हैं, सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। एक फिजिशियन थे, फ्रेंच फिजिशियन लेवरॉन, उन्होंने 1880 में ब्लड सैंपल कलेक्ट किए मलेरियल पेशेंट के और उन्हें स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, छोटे छोटे से टाइनी क्रिएचर्स जिसका नाम उन्होंने दिया प्लाज्मोडियम। सो द ऑब्जर्वेशन वाज मेड इज द प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। उन्होंने कहा ये जो टाइनी क्रिएचर्स मौजूद हैं ये प्लाज्मोडियम है और ये प्रेजेंट होते हैं मलेरियल पेशेंट। देन ऑब्जर्वेशन हो गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है मलेरियल पेशेंट के ब्लड में। अब एक हाइपोथेसिस देना है उस ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए। तो हाइपोथेसिस इज द की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इट इज डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय द साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गेस होता है जो कोई भी साइंटिस्ट देता है और वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल हो। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी आप हाइपोथेसिस दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, आपका वो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू टेस्टेबल होना चाहिए और वो सपोर्ट भी कर सकता है और फॉल्सिफाइड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मलेरिया केस देख रहे हैं तो एक इंटेलिजेंट गेस बनाया गया आफ्टर ऑब्जर्वेशन कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, बट इट इज ओनली अ गेस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस। ये ऑब्जर्वेशन की बेस पर हमने एक हाइपोथेसिस दिया इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। अभी हमने इसको एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया। तो अभी यहाँ तक हमारा सिर्फ हाइपोथेसिस एज अ गेस ही हमने एक इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया है। देन रीजनिंग आती है हाइपोथेसिस के बाद। रीजनिंग क्या है? बायोलॉजिस्ट जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो रीजनिंग प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के प्रोसेसेस को यूज किया जा सकता है डिफरेंटली। वो दो तरह के प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? एक है इंडक्टिव रीजनिंग एंड सेकंड वन इज डिडक्टिव रीजनिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में? इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिक को जनरल कर देती है, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको जनरलाइज करके पेश करेगी, और जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो जनरल को स्पेसिफिक कर देती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल गिवन है एक शार्क की। शार्क इज अ फिश, कि शार्क एक मछली है। ऑल फिशेस हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स, कि तमाम फिशेस के स्केल्स मौजूद होते हैं तो शार्क के भी स्केल्स होते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक शार्क थी, हमने उसको दूसरी फिशेस से रिलेट करके उसको जनरलाइज कर दिया। इसी तरह अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ जाते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग क्योंकि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है तो ये बेस करती है इफ एंड देन स्टेटमेंट में। इसकी स्टेटमेंट में इफ एंड देन लाजमी यूज होता है। और डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो टेस्टेड होती है, वेरीफाइड होती है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। जैसे मलेरिया केस है, इसमें हमने डिडक्शन क्या बनानी है कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, then all the malaria patients should have plasmodium in their blood। तो मलेरिया के तमाम पेशेंट में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा उनके ब्लड। सो जो ये इफ देन स्टेटमेंट है ये डिडक्ट कर देती है जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट हमने दी थी। सो बेसिकली यहाँ पर डिडक्शन का प्रोसेस है, डिडक्शन का स्टेप इंक्लूडेड है रीजनिंग में। डिडक्शन होने के बाद आती है बारी एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट जब हम एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लिया, उसका हाइपोथेसिस सजेस्ट हो गया, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड में उसे डिज़ाइन किया गया है एज एन एक्सपेरिमेंट, जो कि रीजनिंग की बेस पर है। एक्सपेरिमेंट जो है वो एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस या एक प्रैक्टिकल टेस्टिंग होती है आइडेंटिफाई करने के लिए रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम को, चाहे वो इंडक्टिव हो या डिडक्टिव हो। सो जो कि अजम्पशन होती है एक्सपेरिमेंट की वो रिपीट की जा सकती है डिफरेंट साइंटिस्ट से, ताकि उसे हम प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सकें। साइंटिस्ट जो है वो दो तरह से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। किसी भी टेस्ट को, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उनके पास
एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। मलेरिया केस में ब्लड सैंपल्स कलेक्शन की गई 100 मलेरियल पेशेंट की, जो कि हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा, और जो ब्लड सैंपल्स 100 हेल्दी पर्सन थे उन्हें हमने कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया, और इन दोनों ग्रुप्स के ब्लड को एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप में। तो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो भी हमें मिलेगा वो रिजल्ट होगा। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट में हम एक्सपेरिमेंट में होने वाली जो भी हमारे पास कंक्लूजन्स आते हैं, नतीजे नताइज आते हैं, उनको हम रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें इंक्लूड होती है डिटेलिंग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान मिली, और जो रिजल्ट है वो वेरीफाई कर रहा होता है हाइपोथेसिस को, जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हमने दी थी उसे वेरीफाई करता है। In the case of malaria, it was found that all the malarial patients, means the experimental group, had plasmodium in their blood, whereas the blood samples of healthy persons, which is control group, were free from plasmodium. तो जो रिजल्ट निकला वो क्या था कि मलेरियल पेशेंट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, और जो हेल्दी पर्सन्स थे कंट्रोल ग्रुप था उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। रिजल्ट्स के बाद आती है बात कंक्लूजन्स की। कंक्लूजन जो है वो फाइनल स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का। जितने भी रिजल्ट्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट से मिले हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है और एक डिटर्मिनेशन दी जाती है हाइपोथेसिस से रिलेटेड। अगर हाइपोथेसिस सपोर्टेड है, मींस के हम लॉजिकल है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं होता तो हम उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट करते हैं और उसके बारे में अगेन सोचते हैं कि हम कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, कहाँ पर कौन सी चीज़ मिस हो गई है। तो फाइनली जो एक कंक्लूजन दिया गया मलेरिया केस का, वो कंक्लूजन ये बना कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। देन यहाँ तक हमने साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड का कंक्लूजन देखा। अब उस कंक्लूजन की बेस पर 3 चीज़ें और आती हैं जिन्हें थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल किस तरह बनते हैं? थ्योरी क्या है? साइंटिस्ट जो वर्ड यूज़ करते हैं थ्योरी का वो बहुत डिफरेंट वेज हैं नॉन साइंटिस्ट के लिए। साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वर्ड थ्योरी का वो डिफरेंट है नॉन साइंटिस्ट से। मीन्स के बहुत सारे लोग कहते हैं आई हैव अ थ्योरी, दे रियली मीन आई हैव अ, मीन्स के जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे पास एक थ्योरी है, लेकिन असल में उनका मकसद क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है कि उनके पास एक गेस है। लेकिन जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो वेल टेस्टेड होती हैं, हाईली रिलायबल होती हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ नेचुरल फिनोमेना से। दे यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, उनकी जो थ्योरी है वो बहुत ऑथेंटिक होती है, बहुत बार रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस और डेटा कलेक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस कर रही होती हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन की थ्योरी डार्विन ने दी, लेमार्क ने दी। थ्योरी बनी कैसे? वो इन तमाम चीज़ों को की रिपीटिशन से होकर उसे थ्योरी का दर्जा दिया गया। थ्योरी के बाद आते हैं लॉज एंड प्रिंसिपल्स। A scientific law is a uniform or constant fact of nature। जो साइंटिफिक लॉ होता है, लॉ बेसिकली कहते हैं एक ऐसी चीज़ जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा सके, उसको चेंज ना होना पड़े, कांस्टेंट होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। बायो में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लॉज हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि बायोलॉजी, क्योंकि नेचुरल साइंस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, तो ये टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आती रहती हैं, और चेंजेस आने की वजह से इसके लॉज नहीं बन सकते, क्योंकि लॉ कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, जिसमें चेंजेस या अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश बाकी नहीं होती। So that's why biology is a short in laws due to puzzling nature of life। जो nature of life है वो बहुत ज़्यादा confusing है, जिसकी वजह से biology में laws नहीं है या बहुत कम है। ओके, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है या डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है। फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ फॉर द डेटा। हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रिपेयर करते हैं कोई टेबल या कोई ग्राफ, जिससे हमें उस डेटा के बारे में ईजिली मालूमात हासिल हो सकती हैं।
Some of the most incredible discoveries in science were made because of the data looked wrong. Once you have recorded the data, you may need to perform a mathematical analysis to support or refuse your hypothesis. जो भी हाइपोथेसिस हम दे रहे हैं डेटा कलेक्शन के बाद, हमें उस डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है, एक बार चार्ट है और एक पाई चार्ट है। बार चार्ट हमें शो कर रहा है ट्रेंड ऑफ मलेरिया केयर्स रिपोर्टेड इन सिंध 2016 टू 17 में, कि 16 से 17 तक सिंध में जितने मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए। अब यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है और यहाँ पर मंथ्स हैं, कौन से मंथ में कितने ज़्यादा पेशेंट्स आए ये उनके बारे में हमें बता रहा है। अब इस चार्ट को देखते हुए हमें इजीली इस डेटा को रीड करने में आसानी हो रही। तो ये बेसिकली हमारी आसानी के लिए ही ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स बनाए जाते हैं। आप इस पाई चार्ट को देखें, यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज पाकिस्तान में आई, कौन कौन सी आई, कितने परसेंट रही 2016 में। तो ये एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट में इन्होंने एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ARI को 51% दिया है, बाकी मलेरिया है 16%, डायरिया है 15%, डायसेंट्री 8%, स्केबीज 7% एंड 3% अदर्स। तो इस तरह से हमें इस डेटा को रीड करने में बहुत आसानी होती है, जो कि ये चार्ट्स और ग्राफ्स के थ्रू हमें मिलता है। इन डेटा एनालिसिस द स्टैटिस्टिकल मैथड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आर अप्लाइड। जो भी हम डेटा एनालाइज करते हैं उसके जो मैथड्स हैं उसमें हम रेशियो और प्रोपोर्शन को यूज कर रहे होते हैं। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस एज अ कोटिएंट। जो रेशियो है वो दो वैल्यूज को कंपैरिजन करके एक्सप्रेस करती है, फर्स्ट और सेकंड। फॉर एग्जांपल, अ फ्लावर हैज 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स। एक फ्लावर है, उसके 4 सेपल्स हैं एंड 12 पेटल्स हैं। सो द रेशियो ऑफ सेपल टू पेटल इज 4:12। तो ये जो बीच में हमें निशान या मार्क या सिंबल नजर आ रहा है, इसे हम रेशियो कहते हैं। तो 4:12 का रेशियो रहा। दिस रेशियो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हम इसका फ्रैक्शन कर दें तो ये फ्रैक्शन हमारे पास 1:3 का आएगा। इसे इस तरह से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा ये। और अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग टू रेशियोज आर इक्वल। और प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन है कि दो रेशियोज जो हैं वो इक्वल हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ये 4 डॉट्स हैं। अगर ये 2 डॉट्स वर्टिकली हैं तो ये रेशो है, और अगर ये 4 हैं तो ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन हमें दो वैल्यूज के इक्विवेलेंट होने का बताता है, मीन्स के 4:12 जो है वो इक्विवेलेंट है 1:3 के। ये डेटा एनालिसिस के स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस में जो मैथमेटिक्स है वो बहुत लाजमी जुज़्व है। इसके बगैर कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। इमेजिन करें कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को। अब आप एक फील्ड में गए हैं और पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं स्पेसिफिक रीजन की। देन आपने कंपेयर करने हैं आपके सैंपल्स दूसरे किसी और रीजन की पॉपुलेशन के साथ। एट एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस अब आपको ये काउंटिंग के लिए डिपेंड करना पड़ेगा मैथमेटिक्स पे, उसको मेजर करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी नेचुरल फिनोमेना है। So mathematical biology is a field of research that examines mathematical representations of biological system. Mathematical biology जो है वो research के point of view से बहुत ज़्यादा important है, जितने भी biological data है उसे represent करने के लिए। One key role of mathematics in biology is the creation of mathematical models. एक और key role है mathematics का biology में, वो है mathematical models बनाना। There are equations or formulas that can predict or describe natural occurrences. Equations हैं, formulas हैं जो different natural phenomena को describe करते हैं या predict करते हैं, जैसे कि organism का behavior pattern, उनकी population changes time के साथ साथ, protein structure, chemically अगर देखा जाए, height of living organisms क्या vary कर रही है, population कितने species endangered है, खतरा लाहक है, उन्हें वो ख़त्म होने जा रही हैं,
और बैक्टीरियल ग्रोथ और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें काउंट करने के लिए डिफरेंट इक्वेशंस और फॉर्मूलाज को यूज़ किया जाता है। Finally, we can say that mathematics plays a critical role in better understanding the natural world. So हम ये कह सकते हैं कि mathematics जो है वो बहुत critical रोल प्ले करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेचुरल वर्ल्ड की। सो फाइनली ये छोटा सा चैप्टर यहाँ एंड होता है। कुछ टॉपिक्स थे इसके बेसिक टॉपिक्स, वो हमने कवर किए हैं। इसकी समरी पे आए तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। डेफिनेटली साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है, हम एक सिस्टम के थ्रू ही नेचर को स्टडी करते हैं जो कि इफेक्ट करता है हम पे या हमारे इन्वायरमेंट पे। Biological method is a stepwise process in which a scientist finds out the reason of any biological problem about living organisms. Biological method जो है वो एक stepwise process होता है। Scientist जो है वो reasons को find करते हैं biological problems को living organisms. An observation is a statement. फिर हमने उस biological method में observation को study किया कि observation एक statement of knowledge है जो कि हमें हमारे senses qualitative या scientific equipment quantitative observation के बाद में what it is that you are trying to discover or accomplish in your experiment। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो बताता है कि आप क्या चाहते हैं आपके एक्सपेरिमेंट में, आप क्या डिस्कवर करना चाहते हैं। Hypothesis is an idea that is suggested as an explanation of a natural event. Hypothesis एक idea होता है, एक guess होता है जो explanation of natural event को suggest करता है particular experiences और scientific conditions जो कि टेस्ट की जा सके किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देन डिडक्शन या डिडक्टिव रीजनिंग हमने देखी इन्वॉल्व होती है, जिसका यूज होता है इफ और देन के साथ, जो कि हमें लॉजिक बताती है। बेसिकली डिडक्शन इज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो डिडक्शन होती है वो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है हाइपोथेसिस की, जो कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है। और एंड में रिजल्ट्स होते हैं। रिजल्ट्स इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उनमें मौजूद तमाम डिटेल्स, ऑब्जर्वेशंस और डेटा की जो भी बनाई जाती हैं वो हम उसे रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट्स में। देन कंक्लूजन देते हैं हम। कंक्लूजन इज वेयर ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड। कंक्लूजन में हम तमाम रिजल्ट्स जो कि हमें एक्सपेरिमेंट से मिले हमने उन्हें एनालाइज करना है, डिटर्मिनेशन करनी है कि हमारे वो हाइपोथेसिस तक कहाँ तक पहुँचते हैं। Then theories are the well-tested and highly reliable scientific explanations of natural phenomena। जो भी natural phenomena है उसकी जो highly reliable scientific explanation है well-tested होगी तो हम उसे theory का नाम देंगे। Scientific law is a uniform or constant fact of nature। जो scientific law है वो एक uniform और constant fact of nature होना चाहिए, universally accepted होना चाहिए, जो कि change ना होता हो। Then mathematical biology is a field of research that examine mathematical representations of biological systems। Mathematics का biology में या biological field में research से related बहुत important role है जो कि mathematical representations of biological systems को represent करने में help करता है। Thank you for watching। चैनल को like, subscribe and share ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।